Hello everyone. In today's class, we will continue the same chapter, that is chapter 2, Forest and Wildlife. Today we will study the conservation of forest and wildlife, difference between national park, wildlife sanctuaries and bioreserves. Then we will understand the Wildlife Act 1972 and other amendment acts. Then distribution of forest areas like protected forest, reserve forest and N-class forest. Finally, we will have a glimpse of the case studies which are done for the forest conservation by the community peoples. So let's begin with the chapter. तो अब सबसे पहले हमने ये समझना है कि इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे किया जा रहा है। लेकिन कंजर्वेशन कैसे किया जा रहा है इसको समझने से पहले कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, क्वेश्चन यही है ना। किसी चीज़ को हम कंजर्व करना चाहते हैं, पर क्यों कंजर्व करना चाहते हैं? द रीज़न बिहाइंड कि हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी माने फ्लोरा में भी बहुत वैरायटी है, फौना में भी बहुत वैरायटी है, जिनकी हमने क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में समझी है। अब बायोडाइवर्सिटी को हमने क्या समझा है? बायोडाइवर्सिटी है बेसिकली द नंबर, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी रीजन में बहुत सारे स्पीशीज़ वेरिएशन हैं या जेनेटिक वेरिएशन है, किसी इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को हमें मिलती है, तो हम कहते हैं कि उस रीजन में बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अब इंडिया में हमें ऐसी बहुत रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जिसके कंजर्वेशन के लिए अब बहुत ज़्यादा कंसर्न बढ़ चुका है एंड एवरीबडी वांट्स टू सेव दिस बायोडाइवर्सिटी। और इस स्पेसिफिक कंसर्न की वजह से एक टर्म कॉइन की गई जिसको कि नाम दिया गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब ये टर्म का मतलब क्या है और इस टर्म को किसने कॉइन किया? This term was actually coined by Norman Myers in 1988. अब ये तो एक फैक्ट है कि हम पूरी अर्थ को एक साथ नहीं बचा सकते। अगर हमें ये पता है कि बहुत वैरायटी है हमारे पास फ्लोरा और फौना की, और हमें सबको उनकी जेनेटिक वेरिएशन के साथ उनकी ओरिजिनल हैबिटेट में ही संभाल के रखना है, तो ये बहुत मुश्किल है कि पूरी अर्थ को हम एक साथ कंजर्व कर सकें। तो इसके लिए नॉर्मन मेयर ने एक्चुअली क्या किया, जिस एरिया में बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन हो रहा था बाय द ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, जिन जिन रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइनेशन बहुत ज़्यादा था और वो भी ह्यूमन के द्वारा, तो उन रीजन्स को उन्होंने अलग सॉर्ट आउट किया। तो उन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी कि these are the biogeographic regions with a significant reservoir of biodiversity which are threatened by human exploitations। अब उन्होंने साथ में ये भी बताया कि अगर ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से ये बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन्स अगर ख़त्म हो रहे हैं तो उसमें भी किस टाइप के रीजन्स इस हॉटस्पॉट के अंदर आएंगे। तो उन्होंने 2 क्राइटेरिया दिए। द क्राइटेरिया फॉर ए रीजन टू बी कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर। अब 2 कौन से हैं वो क्राइटेरिया, वो बताती हूँ आपको। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन में, जिस रीजन को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने जा रहे हैं, वो किस बेस पे होगा? या तो वहाँ पर 1500 वेस्कुलर प्लांट्स एज एन एंडेमिक स्पीशीज़ बचे हुए हों मिनिमम, या 70% से ज़्यादा वहाँ का ओरिजिनल हैबिटेट और यू कैन से प्राइमरी वेजिटेशन का लॉस हो चुका हो। ये दोनों चीज़ें जिस एरिया में मिल जाएंगी उस रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाएगा। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित होने के बाद में उस रीजन को, वहाँ की स्पीशीज़ फ्लोरा और फौना को कंजर्व किया जाता है। अब कंजर्वेशन के भी 2 मेथड्स हैं, एक है इन सिटू कंजर्वेशन, एक है एक्स सिटू कंजर्वेशन। फर्स्ट इज इन सिटू कंजर्वेशन। अब इस कंजर्वेशन मेथड में, इस मेथड को हम लोग ऑन साइट कंजर्वेशन मेथड भी कहते हैं।
इस कंजर्वेशन मेथड में फ्लोरा और फौना को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है विदाउट डिस्प्लेसिंग देम, सो दैट वो नेचुरल हैबिटेट में दोबारा ग्रो करे और उनका जो काउंट है, उनकी जो जेनेटिक वेरिएशन, जो जिस चीज़ को हम उनकी जेनेटिक क्वालिटी को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, वो भी वहीं पे उनके नेचुरल हैबिटेट में ही ग्रो करे और बनी रहे। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स। नाउ द सेकेंड वे टू कंजर्व इज एक्स सिटू कंजर्वेशन, और इस कंजर्वेशन मेथड को हम लोग ऑफ साइट कंजर्वेशन मेथड भी कहते हैं। अब इस मेथड में क्या है कि थ्रेटन प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनकी नेचुरल हैबिटेट से उठाकर एक ऐसे रिमोट लोकेशन पर रखा जाता है जहां पर उनकी केयर की जा सके और उनको दोबारा से उनका स्पीशीज काउंट बढ़ाया जा सके, प्लस उनको प्रिजर्व किया जा सके, केयर के साथ उनको कंजर्व किया जा सके। अब इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे हमारे जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज, जीन बैंक्स एट्सेट्रा। अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि इंडिया में अगर बायोडाइवर्सिटी है तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किस बेस पे किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। पहले तो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स को को सर्च आउट किया जाता है। उसके लिए 2 क्राइटेरियाज़ हैं, और जब हमें पता चलता है कि ये हॉटस्पॉट्स हैं, यहाँ पर बेसिकली डिक्लाइन ऑफ स्पीशीज़ है, चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो फाउना है, फिर उसके बाद में उसकी 2 वेज़ हैं हमें कंजर्वेशन की, एक ऑन साइट कंजर्वेशन और एक ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं जो कि हम ज़्यादातर इंडिया में फॉलो करते हैं, वो है हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रिजर्व, और ऑफ साइट भी हम फॉलो करते हैं बट कंपैरेटिवली विद मतलब इन लेसर अमाउंट। तो वो है हमारे जूलॉजिकल पार्क्स, जीन बैंक्स, बोटैनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज। इतना क्लियर है अब आपको। अब हम बात करते हैं कि जो हमने वाइल्ड लाइफ या बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा फाउना की कंजर्व करनी है, वो ऑन साइट जो हमारे यहाँ कंजर्वेशन इंडिया में फॉलो किया जाता है मेथड ऑन लार्ज स्केल, उसमें एक एक लेवल को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं ये है क्या चीज़। फर्स्ट आता है हमारे पास नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या चीज़ है? These are the reserve areas which are used for the preservation of the natural habitat and vegetation, wildlife and the beauty of that region. National Park में no human activity or settlement is allowed. It has fixed boundaries and has greater degree of protection. अब नेशनल पार्क्स में जो है एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री और कल्टीवेशन, encroachment, destruction of habitats and other activities are strictly prohibited। मतलब इसमें क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी कुछ भी नहीं की जा सकती। तो जिस उसकी वजह से नेशनल जो पार्क्स हैं ये टोटली प्रोटेक्टेड होते हैं बाय आवर लेजिस्लेशन ऑल्सो, एंड दीज नेशनल पार्क्स कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू सेंचुरीज। किसी भी नेशनल पार्क को आप सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेंचुरीज को नेशनल पार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। और नेशनल पार्क्स कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। नेशनल पार्क में एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ रख के उसको केयर नहीं दी जाती, उसमें मल्टीपल स्पीशीज़ फ्लोरा फाउना को उनके नेचुरल हैबिटेट में उनकी ओरिजिनल ब्यूटी के साथ रखा जाता है। Now next is the wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary क्या चीज़ है? It is also a reserve area but for a particular species may or may not be। कई बार ऐसा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट पांडास, तो इस तरीके से। लेकिन कई बार ऐसा होता है 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ भी वहाँ पे रखी जाती हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ अ रिजर्व एरिया फॉर द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ विद लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पे वो स्पीशीज़ रखी जाती हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं बट
यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल रोक दी जाती हैं एज ए नेशनल पार्क। यहाँ पर कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ की जाती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को हम नेशनल पार्क्स में अपग्रेड कर सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की जो प्रोटेक्शन होती है इट इज़ कंपैरेटिवली ऑफ लेसर डिग्री देन टू द नेशनल पार्क्स। नो ह्यूमन सेटलमेंट्स आर देयर। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ की जा रही हैं वो कैसी एक्टिविटीज़ हैं? वो हैं रिस्टोरेशन, टूरिज़्म, रिक्रिएशन, फिशिंग, ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन। और ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये काफ़ी लिमिटेड रेट पे अवेलेबल हैं, अलाउ की जाती हैं। जैसे कि फ़िशिंग का एक मार्जिन है कि इस हद तक आप फ़िशिंग कर सकते हो, उसके बाद नहीं। ग्रेजिंग लैंड है, वहाँ पे एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए छोड़ा तो जाता है, पर उसका भी एक लिमिट है कि इस रेंज के बाद आपने ग्रेजिंग वहाँ पे अलाउड नहीं है। फायरवुड कलेक्शन, आप ट्विग्स बटोर सकते हो, छोटी मोटी टूटी डंडियाँ बटोर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके फिर वहाँ से फायरवुड कलेक्शन करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टूरिज़्म है, हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ घूमने जाते हैं, शायद आप में से भी काफ़ी लोग गए होंगे घूमने के लिए, तो एक रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर कि जो टूरिस्ट हैं वो किस तरीके से यहाँ पर घूम सकते हैं। आपको हर जगह के एक हद मिलेगी कि हाँ किसी पर्टिकुलर एनिमल को कितनी दूरी से देखना है, किसी पर्टिकुलर एनिमल का जो इम्पाउंडेड एरिया है उसको कितनी दूरी तक देखना है, तो काफ़ी लिमिटेशंस के साथ ये अलाउ किया जाता है। अब नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो दोनों, दे आर बोथ कवर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट here to be remembered. And this act basically consists of the protection which are given to the plants and the animal species, and the punishment which is to be given to the person who harms the wildlife. यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अगर प्रोटेक्शन दी गई है प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, तो उसके साथ साथ उन लोगों के लिए पनिशमेंट भी मेंशन्ड है कि किस टाइप की पनिशमेंट दी जाएगी उन लोगों को जो कि वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुंचाएंगे। एंड ऑल्सो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत में ये कानून वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मान्य है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ इट्स ओन वाइल्ड लाइफ एक्ट. This is also an important point. Specific projects for tiger, Kashmir stag, or you can say hangul, one-horned rhino, घड़ियाल, Asiatic lions. इनके लिए जो है अलग से प्रोजेक्ट्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं. फुल और पार्शियल प्रोटेक्शन इज गिवन टू इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड एंड स्नो लेपर्ड. Then, according to Wildlife Act 1980 and 1986, several hundred butterflies, moth, beetles, and one dragonfly have been added to the list of protected species. And in 1991, for the first time, plants were added to the list with 6 species. So, these are the highlights of Wildlife Act 1972 and the amendment acts. After national parks and wildlife sanctuaries, then comes the bioreserve. Bioreserve is actually defined by UNESCO with the aim to maintain and conserve the integrity and dignity of a region by promoting sustainable development based on the local community efforts and science. By 2018, there are 18 bioreserves, and out of these 18 bioreserves, only 10 are recognized by UNESCO and are a part of MAB. MAB means Man and Bioreserve Program. Its main attention is to conserve the gene pool, and it supports research and development activities. It maintains the biodiversity culture also. बायोरिजर्व एरिया जो है ना, ये मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया होता है एक्चुअली. यहाँ पर जो सारे एनिमल्स और प्लांट्स जितने भी रखे जाते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में.
और यहाँ पर जो है ह्यूमन बींग्स के एज अ सोर्स R&D एक्टिविटीज़ का प्रमोशन होता है। R&D एक्टिविटीज़ का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अब एक बात नोट करने वाली है, जो बायो रिजर्व होते हैं उसमें नेशनल पार्क्स हो सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। मतलब बायो रिजर्व जो है दैट इज़ द आउटर सर्कल, and inside bioreserve wildlife sanctuary is the first inner circle, and inside wildlife sanctuary the another inner circle is the national park। तो बायोरिजर्व में ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बायोरिजर्व में एक चीज़ भी हो सकती है, हो सकता है अंदर बायोरिजर्व वाले एरिया में नेशनल पार्क हो, क्योंकि जो बायोरिजर्व का एरिया होता है उसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती हैं और वो बहुत बड़ा एरिया होता है। नेशनल पार्क की बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं। And bioreserves are not specifically defined by any parliamentary law, but it is derived from, मैंने आपको भी बताया है that it is defined or you can say derived from UNESCO's Man and Biosphere Program 1972। ये भी पॉसिबिलिटी है कि बायो रिजर्व में कोई नेशनल पार्क भी ना हो, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ना हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ बायो रिजर्व। आप इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से लेंगे, जो कोर एरिया है उसको नेशनल पार्क मान के चलिए आप, जो बफर एरिया है लाइट ग्रीन एरिया उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया मान के चले, और जो लाइट ग्रे कलर का एरिया है जिसको हम ट्रांजिशन एरिया लिखा हुआ है तो उसको आप बायो रिजर्व मान के चले। अब आप देखिए नेशनल पार्क का एरिया काफ़ी डिफाइंड बाउंड्रीज हैं, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का एरिया जो है वो बफर में खुल रहा है ऑलमोस्ट, तो उसके एरिया डिफाइंड तो है लेकिन थोड़ा ज़्यादा है नेशनल पार्क के कंपैरिजन में, और बायो रिजर्व का तो एरिया बहुत ही ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में। फिर नेशनल पार्क का एरिया यानी कि कोर जोन जो है वहाँ पर टोटल रिस्ट्रिक्शन है और पूरी टाइट सिक्योरिटी है। इवन रिसर्च, आर का मतलब है रिसर्च एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे विद परमिशन ही अलाउ की जाती हैं, अदरवाइज वहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज़ भी विदाउट परमिशन अलाउ नहीं की जाती। वेयर एज इन केस ऑफ बफर एरिया और यू कैन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया, here education and training activities are going on, tourism and recreational activities are going on, human settlements are allowed, but with the limited boundary। इनकी एक सीमा है, एक हद है, वो लिमिटेशंस के साथ यहाँ पर अलाउ की जाती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। देन हमारा बायो रिजर्व का एरिया आता है बिल्कुल आउटसाइड ट्रांजिशन एरिया, वहाँ पर रिसर्च एक्टिविटीज़ भी हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हैं, और इस एरिया में जो एक तो एरिया की लिमिट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ पर एज सच परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अंडर द सुपरविजन। अब पूरी इंडिया में वाइल्ड लाइफ का जो सिनेरियो है फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व, तो वो ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स they are governed by the Wildlife Protection Act 1972, and this act leads to 105 national parks, और ये जो 105 national parks हैं they fall under category 2 of IUCN, and 543 wildlife sanctuaries, and these wildlife sanctuaries fall under category 4 of IUCN, and out of these 543 wildlife sanctuaries 50 are tiger reserves which comes under Project Tiger only, and the latest Project Tiger was Kamlang Tiger Reserve in Arunachal Pradesh। and इसके बाद इस एक्ट के थ्रू काफ़ी और भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ बने हैं, जैसे कि रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अलॉन्ग विद कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। और ये चीज़ आपको याद रखना है कि नाउ दीज 2 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, कौन कौन से, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स, ये दोनों टाइप की जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं दे आर एडेड बाय एन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ये पहले नहीं थे,
ये 1972 का जो हमारा एक्ट था उसमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क बनाए गए, इसके बाद और भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में सोचा गया और बाद में लॉन्च किए गए ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ जैसे रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मैंने आपको बताया, एंड कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स बताए गए। तो फिर ये एरियाज़ बनाने के बाद में इन एरियाज़ को भी उस एक्ट में जोड़ा गया, लेकिन कैसे जोड़ा गया? विद द बाय द नेम ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब क्वेश्चन ये है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिक्लेयर कौन करता है? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि प्रोटेक्टेड एरियाज आर जनरली डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट्स, लेकिन इनको सेंटर भी डिक्लेयर कर सकता है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रोटेक्टेड एरियाज आर जनरली डिक्लेयर्ड बाय स्टेट्स, लेकिन सेंटर भी डिक्लेयर कर सकता है प्रोटेक्टेड एरियाज को। कब डिक्लेयर कर सकता है? अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ओनली। Now let's have a look to one of the project, that is Project Tiger, which is launched on 1st of April 1973. Now in 1985 there are 4,000 tigers, and this population declines till 2011 and becomes 1,700 only. Then further habitat protection was given and the number increased, and in 2016 the total number of tigers we are having are 2,500 tigers. India is the only country that has both lion and tiger population that coexist, and India is the only nation that has the highest tiger population in the world. Now the major tiger reserves we have are Corbett National Park in Uttaranchal, Sundarbans in West Bengal, Bandhavgarh in Madhya Pradesh, Sariska in Rajasthan, Periyar in Kerala, Manas in Assam. So with this we have 50 tiger reserves in India till now. Now let's see how the forest area is distributed. Forest area का actually distribution 3 डिफरेंट कैटेगरीज में किया जा सकता है। रिजर्व फॉरेस्ट बनाया जा सकता है फॉरेस्ट एरिया में। फॉरेस्ट एरिया में हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया भी बनाते हैं और अनक्लास फॉरेस्ट एरियाज भी होते हैं। अब रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये फॉरेस्ट एरिया का 50% एरिया कवर करते हैं और यहाँ पर जो प्रोटेक्शन मिलती है वाइल्ड लाइफ को वो बहुत टाइट सिक्योरिटी में मिलती है, मतलब बहुत हाई डिग्री की प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलती है, सेम एज द नेशनल पार्क्स। यहाँ पर ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं दे आर जुडिशियली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एक्चुअली। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज बेगर रिजर्व फॉरेस्ट इन केरला। देन कम्स द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ को रखते हैं ताकि वो फर्दर डिप्लीट ना हो, लाइक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को लेकर आते हैं ना, ताकि फर्दर डिप्लीट ना हो जाए, एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में ना चले जाएं। तो इस तरीके से इन दीज फॉरेस्ट वी प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ फॉर द फर्दर डिप्लीशन, एंड दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। जैसे रिजर्व फॉरेस्ट 50% फॉरेस्ट एरिया कवर करते हैं, वैसे ये 1/3 फॉरेस्ट एरिया कवर करते हैं। एंड अगेन सेम एज रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम अपग्रेड कर सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में, बट रिजर्व फॉरेस्ट को हम लोग डाउनग्रेड नहीं कर सकते टू द लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। Third category is the unclassed forest. Unclassed forests are the other forests in the wasteland that belongs to the government and the private individual or communities. अब किस तरीके से फॉरेस्ट एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो हमें पता चल गया कि रिजर्व फॉरेस्ट हैं, बनाए जाते हैं फॉरेस्ट एरिया में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया बनाए जाते हैं और अनक्लास फॉरेस्ट एरिया बनाए जाते हैं। बट मेन पॉइंट इसमें याद करने वाला ये है कि कौन कौन से रीजन्स में मैक्सिमम रेशियो है
यस, मैक्सिमम परसेंटेज है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। और इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से रीजन ऐसे हैं जहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, या कौन से ऐसे रीजन्स हैं, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अनक्लास फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। सो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझनी है और याद रखनी है। मेन पॉइंट है मध्य प्रदेश में नियर अबाउट 75% फॉरेस्ट जो हैं वो परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स के रूप में हैं। देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। देन रिजर्व फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है इट इज़ इन जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। एंड अनक्लास फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज है जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं एंड द पार्ट्स ऑफ गुजरात। Now let's understand some of the case studies of forest conservation. First is the Siriska Tiger Reserve, which is in Rajasthan. Here villages did a huge fight to protect the region and to protect the flora and fauna of that particular region because they want to curb the mining activity that exists in that region. Then 5 villages in Alwar, that is in Rajasthan, they protected 1200 hectares of the forest on their own as the Bhairovdev Dhakav sanctuary. Sanctuary is the modified form of sanctuary, you can say. They set their own rules and regulation which do not allow any kind of encroachment in that particular region, and no hunting of the animals would be allowed there. Next comes the Chipko Andolan. चिपको आंदोलन नॉर्थ इंडिया में हुआ था 1970 में, और चिपको आंदोलन जैसा ही एक सिमिलर आंदोलन है जिसको हम कहते हैं एपिको आंदोलन, ये साउथ इंडिया में हुआ था। और दोनों सिमिलर हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इन दोनों में ही क्या किया था, वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्होंने दे स्टार्टेड हगिंग द ट्रीज, क्योंकि वहाँ के जो उस पर्टिकुलर रीजन के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो पेड़ों को लगातार कटवाते जा रहे थे जस्ट टू स्टॉप दैट डिफॉरेस्टेशन। तो ये लोगों ने अपना एक कदम ऐसा उठाया कि जिससे कि वो लोग रुक गए पेड़ काटने से, तो पेड़ बचा लिए उन्होंने कटने से, डिफॉरेस्टेशन होने से बचा लिया था। देन बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी गढ़वाल एंड नवधान्या मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फिलॉसफी वसुंधैव कुटुंबकम। इसका मतलब था कि द अर्थ हैज़ वन फैमिली एंड इट टॉक अबाउट क्रॉपिंग विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल्स। वो चाह रहे थे कि केमिकल्स ना डाले जाएं और फसल बिना केमिकल से उगाई जाए, जो कि हमारे सबके लिए, परिवार के लिए, हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। तो नवधान इज़ एक्चुअली नेटवर्क ऑफ सीड कीपर्स एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स। तो आज जो है हमारे कंट्री में नियर अबाउट 16 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे नवधान आंदोलन चल रहे हैं और ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एंड दे स्टॉप द केमिकल यूज़ ऑफ केमिकल्स in their crop production. Then in 1988, Joint Forestry Management, that is JFM, was started in Odisha, and it worked around with the restoration of the degradation forest area and also they work around with the local community or the indigenous people, you can say. Next is the Vishnoi villages. Here these villages are in Rajasthan, and they are giving protection to the blackbugs, nilgai and peacock. Here the set of Vishnoi peoples are working very hard to protect the wildlife of their area. Next is the tribal of Orissa and Bihar. They worship tamarind and mango. These trees are considered auspicious during wedding. Then Mundas and Santhal of Chota Nagpur region worship mahua and kadam trees. So these are the case studies of wildlife conservation. हम बच्चों आप जो है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को भी आप देख सकते हो। आपके घरों में तुलसी का पेड़ ज़रूर मिलेगा। तुलसी विवाह करते हैं लोग, तुलसी को बहुत बचा के रखते हैं। किसी के घर में काली तुलसी मिलती है, किसी के घर में हरे पत्तों वाली तुलसी मिलती है। तो दिस इज़
also a way to conserve specific species. हम लोग अपने दीपावली पे क्या करते हैं, कोई भी पूजा पाठ होता है घर में, हल्दी का टिक्का, हल्दी तो बहुत ज़रूरी है, और आम की लकड़ी को जलाना, हवन करना है, आम की लकड़ी चाहिए। तो आम की लकड़ी कहाँ से आएगी? आम के पेड़ बचाएंगे तभी तो आम की लकड़ी आएगी। हल्दी को बचा के रखेंगे तभी तो हल्दी आएगी। इमली है ना, इमली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे डिजीज़ेस को क्योर करती है। तो इमली कहाँ से आएगी? जब उसे बचाएंगे तभी तो। ठीक है, सो हम खुद भी काफ़ी सारे पेड़ों को बचाते हैं। आपकी मम्मा लोगों को आप देखा करो, जब मंदिर में पूजा करने जाते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं तो क्या करते हैं, पीपल के पेड़ की तरफ चारों तरफ जल चढ़ा के उसके परिक्रमा लगाते हैं और फिर वहाँ लाल धागा बांध आते हैं, कलावा। तो ये जो लाल धागा बांधना है, ये क्या चीज़ है? इससे आस्था जुड़ी है। एट द सेम टाइम वी आर गिविंग प्रोटेक्शन टू दैट पर्टिकुलर ट्री। ठीक है, तो इन दिस वे आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो। अगर आप किसी हिल स्टेशन जाते हो, या वैष्णो देवी के मंदिर देखो, भैरवनाथ के मंदिर देखो आप, या चिंतपूर्णी देवी का मंदिर, ऐसे कोई मंदिरों में अगर जाते हो तो वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पेड़ों के इर्द गिर्द वो लाल धागे बांधे हुए, मन्नतें मांगी हुई, फिर उसमें चुन्नियाँ चढ़ाई हुई। तो ये कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट टू प्रिजर्व दैट पर्टिकुलर, टू कंजर्व दैट पर्टिकुलर प्लांट। आस्था तो आप घर में भी सच्चे दिल से अपनी भगवान को बताओगे ना, भगवान पे आस्था रखोगे और मनोकामना बताओगे तो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, सो इन दिस वे वी पीपल आर ऑल्सो कंजर्विंग फॉरेस्ट, और यू कैन से वाइल्ड लाइफ वेजिटेशंस। अब क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट इज कम्युनिटी कंजर्वेशन? Now, community conservation catalyzes, facilitates, and empowers local people to manage and conserve natural resources within the social, cultural, and economic context of their community. जो हमने भी ऊपर एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो इस डेफिनेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हैं। So students, this is all about this chapter, forest and wildlife. But still, if any student is having any doubt, then you can ask me any day, any time.